हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं रिपोर्टिंग अंडर कारो यानी कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले ये एप्लीकेबल किस किस पर है। तो कारो शेल अप्लाई टू दी एवरी कंपनी। स्टूडेंट्स हर किसी कंपनी पे एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग दी फॉरेन कंपनी। लेकिन कुछ जो टाइप की कंपनीज है वो इससे एग्जेम्प्ट हैं कारो की रिक्वायरमेंट से। तो सबसे पहले है बैंकिंग कंपनी, फिर इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनीज, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी और प्राइवेट कंपनी। लेकिन स्टूडेंट्स प्राइवेट कंपनी जो है सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सम स्पेसिफाइड कंडीशंस तभी वो एग्जिम्ट रहेगी, अदरवाइज इसके ऊपर भी कारों की रिक्वायरमेंट अप्लाई हो जाएगी। तो आगे देखते हैं क्या क्या वो कंडीशंस है। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर कारों की रिक्वायरमेंट कब नहीं होगी, यानी कब वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एग्जिम्ट रहेगी कारों की रिक्वायरमेंट से। तो सबसे पहली जो कंडीशन है कि वो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए वो किसी भी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी और होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, तब जाके वो कारों की रिक्वायरमेंट से एग्जिम्ट होगी। दूसरा जो है, उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स किस दिन पे, एज ऑन दी बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट यानी 31 मार्च के दिन उसकी कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट देखिए, विच डज नॉट हैव टोटल बोरोइंग्स, यानी उस प्राइवेट लिमिटेड की टोटल बोरोइंग्स 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स इधर सेकंड पॉइंट में और थर्ड पॉइंट में फर्क है। सेकंड पॉइंट में था एज ऑन दी बैलेंस शीट डेट, आपको पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के लिए एज ऑन डेट देखना है। लेकिन थर्ड पॉइंट में जो बात हो रही है टोटल बोरिंग्स के रिस्पेक्ट में, वो है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर किसी भी पर्टिकुलर डेट पे, टाइम पे अगर वो 1 करोड़ से ज्यादा हो गई तो उसके ऊपर कारों की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। और दूसरा इसमें कैच है स्टूडेंट पॉइंट नंबर 3 में, कि यहाँ पे जो टोटल बोरिंग्स देखेंगे वो दो सोर्सेज से देखेंगे, किसी बैंक से लिया हुआ हो और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ हो। अगर कंपनी ने, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने किसी डायरेक्टर से लोन लिया हुआ हो तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विच डज नॉट हैव टोटल रेवेन्यू, यानी टोटल रेवेन्यू उसकी 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और शेड्यूल 3, टोटल रेवेन्यू कहाँ से देखेंगे, शेड्यूल 3 से देखेंगे। और इस टोटल रेवेन्यू के 10 करोड़ के फिगर में क्या आएगा स्टूडेंट्स, इंक्लूड होगा रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, यानी कुछ अगर वो कुछ वर्किंग कर रही थी तो किसी कारण से अगर वो डिसकंटिन्यू हो गए तो उससे भी कोई रेवेन्यू आई है तो इस 10 करोड़ की लिमिट में ऐड हो जाएगी। अब ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर एज पर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको देखना है। तो पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व्स के लिए आपकी 1 करोड़ की लिमिट है, वो 1 करोड़ की लिमिट आपको बैलेंस शीट डेट पे देखनी है। और टोटल बोरिंग्स के लिए 1 करोड़ की लिमिट है, वो आपको ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर देखनी है। टोटल रेवेन्यूज के लिए 10 करोड़ की लिमिट है, जिसमें कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से जो भी रेवेन्यू आएगी वो भी इंक्लूड की जाएगी। तो ये है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कब उसके ऊपर कारों की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल हो जाएगी, जब ये इन लिमिट्स को क्रॉस कर लेगी। अब नेक्स्ट देखिए, कारों का जो रेस्टोरेंट रिक्वायरमेंट होता है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नहीं होता है, केवल स्टैंड अलोन पे ही होता है। लेकिन देखिए हम एक लास्ट क्लॉज जो पढ़ेंगे, प्रोवाइडेड दिस ऑर्डर शैल अप्लाई नॉट नॉट अप्लाई टू दी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अप्लाई नहीं होगा, लेकिन केवल एक लास्ट वाला क्लॉज होगा, उस केस में ये होगा जो हम लास्ट में कवर करेंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, एक एक मैटर अब हम देखते हैं क्या क्या मैटर रिपोर्ट करने रहेंगे कारों में। सबसे पहले तो वेदर, पीपीई के रिगार्ड में, वेदर दी कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स शोइंग द फुल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग द क्वांटिटी डिटेल्स सिचुएशन ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब फुल पर्टिकुलर्स में क्या क्या आ जाएगा कि किस साल में परचेज हुआ है, क्वांटिटी क्या थी, रेसिजुअल वैल्यू क्या है और डेप्रिसिएशन की रेट क्या है, ये सब इसमें आ जाएगा। क्वांटिटी की डिटेल्स आ जाएगी। सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब कहाँ पर सिचुएटेड है वो पीपीई। अगर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है तो साइट पे होगा, फर्नीचर है तो अगर कंपनी के ऑफिस में है कहाँ पर है, तो ये सब चीजें ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। और ये कहाँ से देखेगा, वो कंपनी के पीपीई रजिस्टर से ये सारी डिटेल लेगा और उस अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट करेगा। अब नेक्स्ट देखिए, वेदर दी कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स शोइंग फुल पर्टिकुलर्स, वही सेम ऊपर वाला प्रॉपर रिकॉर्ड, लेकिन पहला वाला जो पॉइंट है वो पीपीई के रिगार्ड में है। दूसरा है इंटेंजिबल असेट्स, जो AS 26 में होते हैं इंटेंजिबल असेट्स, उसके रिगार्ड में वो इसमें रिपोर्टिंग करेगा कि प्रॉपर रिकॉर्ड्स कंपनी ने मेंटेन किए हुए कि नहीं किए हुए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिटर क्या रिपोर्ट करेगा पीपी के रिस्पेक्ट में, कि वेदर दीज पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हैज बीन फिजिकली वेरीफाइड बाय द मैनेजमेंट। क्या कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो पीपीई को फिजिकली वेरीफाई कर रहा है एट रीजनेबल इंटरवल्स। रीजनेबल इंटरवल स्टूडेंट्स हर किसी केस के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। तो ऑडिटर को ये रिपोर्ट करना है कि क्या कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो पीपीई का फिजिकली वेरिफिकेशन टाइम टू टाइम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और दूसरा पॉइंट इसी के रिगार्ड में कि अगर वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है तो क्या मैनेजमेंट को कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी
स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वर्ड यूज किया हुआ है मटीरियल डिस्क्रिपेंसी यूज किया हुआ है, कोई अमाउंट नहीं बताया है, कोई परसेंटेज नहीं बताई, केवल मटीरियल शब्द यूज किया हुआ है। तो कोई मटीरियल डिस्क्रिपेंसी नोटिस हुई है क्या? अगर हुई है तो क्या वो प्रॉपर्ली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डील हो गई है क्या? तो देखिए सबसे पहले तो क्या करेगा ऑडिटर, ये देखेगा, ये रिपोर्ट करेगा कि क्या मैनेजमेंट कंपनी का फिजिकली वेरीफाई कर रहा है पीपीई को एट रीजनेबल इंटरवल्स। अगर कर रहा है तो उस फिजिकल वेरिफिकेशन से क्या कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली है? अगर मिली है तो क्या वो प्रॉपर्ली अकाउंट्स में डील हो गई है कि नहीं हो गई है? यहाँ पे जो कीवर्ड रहेगा स्टूडेंट मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है विथ रिगार्ड टू फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वेदर दी टाइटल डीड्स। टाइटल डीड्स का मतलब क्या होता है कि जितने भी कन्वेंस डीड है, सेल डीड है ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्क्लोज इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपनी ने बैलेंस शीट में दिखाई हुई है अपने नाम पर, तो उनकी जो टाइटल डीड, इंस्पेक्शन वाला ऑडिट प्रोसीजर लगेगा स्टूडेंट्स, वो देखिएगा टाइटल डीड कि जो उन्होंने बैलेंस शीट पे अपने नाम पर बिल्डिंग्स दिखाई है तो क्या वो एक्चुअल में कंपनी के नाम पर ही है कि नहीं है। डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी, इफ नॉट प्रोवाइड द डिटेल्स देयर ऑफ, यानी अगर वो टाइटल डीड कंपनी के नाम पर नहीं है तो ऑडिटर को ये रिपोर्टिंग करनी रहेगी अब इसमें कारों की रिपोर्ट में। तो ये आप देखिएगा अब किस अकॉर्डिंग करेगा, जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उस डिस्क्रिप्शन उस प्रॉपर्टी का कि उसकी कैरिंग वैल्यू क्या थी, और अगर कंपनी के नाम पर नहीं है तो किसके नाम पर है, प्रमोटर है, डायरेक्टर है, रिलेटिव है, ये सब चीजें उसको बताना पड़ेगा, और रीजन क्या है। अब देखिए रीजन क्या हो सकता है, कई बार क्या होता है जैसे अभी कोई परचेज की है कंपनी ने प्रॉपर्टी, और जब वो ये ऑडिट का प्रोसेस चल रहा है उस दौरान रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जैसे टाइम लगता है ना नाम ट्रांसफर होने में, तो परचेजर से कंपनी के नाम पर आने में, तो वो प्रोसेस ऑन गोइंग है, तो ये एक रीजन हो सकता है। तो ऑडिटर जो भी रीजन होगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में अपने नाम पर लिख रखी है लेकिन टाइटल डीड में किसी और के नाम पर है, तो वो रीजन सारे इसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए रीवैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में है कि वेदर द कंपनी हैज रीवैल्यूड। अब इसमें देखिए 3 पॉइंट्स है स्टूडेंट्स कि क्या कंपनी ने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का और इंटेंजिबल एसेट्स का रीवैल्यूएशन किया है, अगर हाँ किया है तो क्या वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से किया है, पहली दूसरी चीज ये। तीसरी चीज, अगर रीवैल्यूएशन हुआ है, रीवैल्यूएशन अपवर्ड्स भी हो सकता है स्टूडेंट, डाउनवर्ड्स भी हो सकता है, तो पहली चीज तो रीवैल्यूएशन हुआ है क्या, दूसरी चीज वैल्यूएशन जो हुआ है वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से हुआ है क्या, तीसरी चीज अगर इसमें रीवैल्यूएशन में जो चेंजेस आए हैं तो वो 10% या उससे ज्यादा है। अब ये 10% या उससे ज्यादा एग्रीगेट फॉर ईच क्लास देखा जाएगा, अगर है तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। स्टूडेंट्स लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा फिजिकल वेरिफिकेशन में मटीरियल डिस्क्रिपेंसी था, वहां पे कोई फिगर नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे आपको परसेंटेज दी हुई है रीवैल्यूएशन में 10% या उससे ज्यादा, वो भी फॉर ईच क्लास एग्रीगेट आपको देखना रहेगा, तो ये यहाँ पे ऑडिटर रिपोर्ट करेगा अगर ऐसा कुछ है तो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वेदर एनी प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड, यानी स्टार्ट हो चुकी है या फिर पेंडिंग है, स्टार्ट हो गई अब उस पर प्रोसेस चल रहा है वो पेंडिंग है कोर्ट में, तो अगेंस्ट द कंपनी होल्डिंग यानी बेनामी प्रॉपर्टी अंडर द बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट। अब देखिए क्या मतलब है बेनामी प्रॉपर्टी का, यानी बेनामी यानी कंपनी के नाम पर नहीं है, किसी थर्ड पर्सन के नाम पर है, लेकिन जो उसका सोर्स था, जो उसके ना पेमेंट करने का सोर्स था वो कंपनी का ही था, तो अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है तो उसके रिगार्ड में ऑडिटर रिपोर्ट करेगा, और वो ये चेक करेगा कि वेदर दी कंपनी हैज अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज दी डिटेल्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्टूडेंट्स आपने शेड्यूल 3 में आपको पता होगा, शेड्यूल 3 में भी इस रिगार्ड में डिस्क्लोजर देना पड़ता है कंपनी को कि उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स क्या थी, अमाउंट क्या था जो कि कंपनी ने किसी और के नाम पे परचेज की है, तो ये सब, और वो उसके नाम पर नहीं है लेकिन पैसे उस कंपनी के थ्रू गए हैं, तो ये कहलाता है बेनामी ट्रांजेक्शन। तो ऑडिटर ये देखेगा कि वेदर दी कंपनी हैज अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज दी डिटेल्स, यानी अगर इस रिस्पेक्ट में कुछ भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट, स्टूडेंट्स कीवर्ड्स हैं, आपको केस लॉ की तरह मिल सकता है कि कुछ इनिशिएट हो चुकी है या फिर पेंडिंग है, तभी जाके ऑडिटर रिपोर्ट करेगा, और ये देखेगा कि शेड्यूल 3 की कुछ जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट थी इस रिस्पेक्ट में बेनामी ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में, तो वो प्रॉपरली कंप्लाई की है कि नहीं की है। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके रिगार्ड में और क्या क्या हो सकता है, पीपी में हम वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले तो वेदर दी कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स, किस किस का, पीपीई का और इंटेंजिबल रिकॉर्ड, इंटेंजिबल एसेट्स का, वो प्रॉपर उसके रिकॉर्ड्स रख रही है कि नहीं रख रही है। दूसरा कि जो ये ऑडिटर देखेगा जो पीपीई के रिस्पेक्ट में मैनेजमेंट जो है कंपनी का वो फिजिकल वेरिफिकेशन टाइम टू टाइम कर रहा है क्या, अगर कर रहा है तो कोई मटीरियल डिस्क्रिपेंसी मिली है क्या उस रिगार्ड में, तो वो ऑडिटर देखेगा, मटीरियल डिस्क्रिपेंसी देखेगा, और अगर मिली है तो प्रॉपर्ली अकाउंट्स में डील अपने फाइनेंशियल्स में कंपनी ने डील की है कि नहीं की है। और नेक्स्ट पॉइंट था टाइटल डीड्स, यानी जितने भी जो प्रॉपर्टीज इमूवेबल प्रॉपर्टीज कंपनी ने अपने नाम पर दिखाई हुई, तो ऑडिटर उसकी टाइटल डीड्स देखेगा कि क्या वो एक्चुअल में कंपनी के नाम पर हैं कि नहीं है, अगर नहीं है तो ऑडिटर को वो रिपोर्ट करना रहेगा
कि किसके नाम पर, डिस्क्रिप्शन कौन सी प्रॉपर्टी है, उसका कैरिंग वैल्यू क्या है, किसके नाम पर वो रखी हुई है, उसका रीजन क्या है किसी दूसरे के नाम पर है, तो ये सब चीजें देखेगा। और फिर अभी हमने पढ़ा रिवैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में, तो क्या रिवैल्यूएशन हुआ है क्या पीपीई का और इंटेंजिबल एसेट का, अगर हुआ है तो रजिस्टर्ड वैल्यूएट से हुआ है, और उसका अमाउंट अगर 10% या ज्यादा इन एग्रीगेट ऑफ ईच क्लास अगर है तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। और लास्ट पॉइंट है बेनामी ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में, यानी पैसा तो कंपनी का है लेकिन वो किसी और के नाम पर कंपनी ने प्रॉपर्टी ले रखी है, तो उसके अगेंस्ट में स्टूडेंट्स द कीवर्ड है इनिशिएट हो चुकी है क्या प्रोसीडिंग्स, या फिर पेंडिंग है, तभी जाके वो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। अब देखिए नेक्स्ट हम आगे प्रोसीड करते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स पीपी के रिस्पेक्ट में, अब है हमारा इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में ऑडिटर क्या क्या रिपोर्ट करेगा। whether the physical verification of inventory has been conducted at reasonable interval, सेम जैसा पीपी में था। अब reasonable interval depend upon the each circumstances and cases by the management, यानी क्या मैनेजमेंट इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है क्या टाइम टू टाइम। वेदर इन द ओपिनियन ऑफ ऑडिटर द कवरेज एंड प्रोसीजर, यानी क्या प्रोसीजर अपनाया जा रहा है इन्वेंट्री के वेरिफिकेशन फिजिकल वेरिफिकेशन में, तो ये भी ऑडिटर देखेगा। ऑफ सच वेरिफिकेशन बाय द मैनेजमेंट अप्रोप्रिएट लग रहा है क्या। अब देखिए इसमें जो डिस्क्रिपेंसी है पीपी के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट्स अपन ने पढ़ा था कि मटेरियल डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट करेगा ऑडिटर, लेकिन इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में इन्होंने एनी डिस्क्रिपेंसी, स्टूडेंट्स यू कैन गेट डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन दिस एज द बेसिस ऑफ, मतलब केस बना के दे देंगे कि भाई यही अमाउंट है इस इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में, एनी डिस्क्रिपेंसी ऑफ 10% और मोर इन एग्रीगेट फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री। अब देखिए एनी डिस्क्रिपेंसी, अब क्वेश्चन आपको कैसे मिल सकता है स्टूडेंट्स कि जो अमाउंट है वो 10% से तो ज्यादा है लेकिन वो मटेरियल नहीं है कंपनी के लिए, तो क्या ऑडिटर को रिपोर्ट करना चाहिए। हाँ बिल्कुल रिपोर्ट करना चाहिए इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में अगर बात हो रही है तो, क्योंकि इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में एनी डिस्क्रिपेंसी वेदर मटेरियल और नॉट, तो वो सब की सब ऑडिटर को रिपोर्ट करनी रहेगी। अब 10% या ज्यादा एग्रीगेट और हर एक क्लास के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब ये इधर की है ना पॉइंट है स्टूडेंट्स, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ेगा कि वेदर मटेरियल और नॉट, अगर वो 10% या उससे ज्यादा है हर एक क्लास के लिए, वो ऑडिटर देखेगा। सेकंड क्या देखेगा, रिपोर्ट करेगा वेदर द ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग ऑफ द ईयर द कंपनी हैज बीन सैंक्शनड वर्किंग कैपिटल। अब स्टूडेंट्स इधर जो कीवर्ड है सैंक्शन हुआ है, वर्किंग कैपिटल लिमिट, यहाँ पे यूटिलाइजेशन की बात नहीं है, यहाँ पे सैंक्शनड यानी सैंक्शन हुआ है कि 5 करोड़ या उससे ज्यादा इन एग्रीगेट फ्रॉम बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो सब इधर देखेगा। अब ऑडिटर क्या चेक करेगा इसमें, वेदर दी क्वार्टरली रिटर्न्स। अब देखिए स्टूडेंट वर्किंग कैपिटल लोन लेने पे जो कंपनीज होती हैं उनको एक क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करने पड़ते हैं बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो ऑडिटर ये चेक करेगा क्वार्टरली रिटर्न से, स्टेटमेंट से चेक करेगा कि जो बैंक में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो रिपोर्ट्स रिटर्न्स गई हैं और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो बैलेंस बोल रहा है, जो ट्रांजेक्शन बोल रहे हैं, वो प्रॉपरली आपस में एग्रीमेंट में है, अगर नहीं है तो उसका रीजन, तो ये ऑडिटर को रिपोर्ट करना रहेगा इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में। अब देखिए थर्ड पॉइंट, देखिए फर्स्ट हमने पढ़ा पीपीई के रिस्पेक्ट में, सेकंड हमने पढ़ा इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में। अब देखिए थर्ड, देखिए वेदर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज मेड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो गया, कंपनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी ने, या फिर कोई गारंटी दी है, सिक्योरिटीज ग्रांटेड एनी लोन, यानी दिया है, इधर देने की बात हो रही है, यानी असेट है कंपनी का, कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट किए हैं, कोई गारंटी दी है, या फिर कोई लोन एंड एडवांसेस दिए हैं। इन द नेचर ऑफ लोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट्स, केस लॉ बन सकता है, इन द नेचर ऑफ लोन, यानी हम एडवांसेस तो देते ही हैं, जैसे हमने कोई ऑर्डर किया है किसी सामान के लिए, मटेरियल के लिए, उसके अगेंस्ट भी तो हम एडवांस देते हैं, तो इधर उस एडवांस की बात नहीं हो रही है, ये कह रहा है आपने लोन की तरह एडवांस, मतलब लोन के नेचर का दिया है आपने, किसी अपने जनरल ट्रेडिंग एक्टिविटी के अगेंस्ट एडवांस नहीं दिया है, इन द नेचर ऑफ लोन। अब वो सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो, किसी भी कंपनी को दिया हो, फर्म को दिया हो, एलएलपी को दिया हो, या किसी भी पार्टी को दिया है, उसके रिस्पेक्ट में क्या क्या है ना ऑडिटर रिपोर्ट करेगा, क्या क्या ऑब्जर्व करेगा। अब देखिए वो समझते हैं। अब देखिए स्टूडेंट इसमें पहला पॉइंट है कि कंपनी ने क्या लोन, कोई एडवांस, इन द नेचर ऑफ लोन का मतलब समझा दिया मैंने आपको। अब ये दिया है, सबसे पहले किसके बारे में बात होगी, अगर किसी अपनी खुद की सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर या एसोसिएट को दिया है, और दूसरा अदर देन सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट को दिया है, तो क्या दिखेगा इसमें ऑडिटर, द एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर और बैलेंस आउटस्टैंडिंग एज एट द बैलेंस शीट डेट ऑफ सच लोन एंड एडवांसेस गारंटी, ये सबकी बात हो रही है, लोन एडवांस गारंटी सिक्योरिटी। अब देखिए ये जो पहला क्लॉज है स्टूडेंट्स, ये उन कंपनीज के ऊपर अप्लाई नहीं होगा जिनका मेन जो बिजनेस ही है वो लोन देना, गारंटी देना और सिक्योरिटीज देना है, तो ये उसके अलग जो कंपनीज है उसकी बात हो रही है। उसमें भी दो पॉइंट्स हैं, पहला तो आपने बाइफर्केशन कर दिया टू दी सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट और अदर देन दोज कंपनीज, तो क्या क्या इसमें रहेगा,
एग्रीगेट अमाउंट क्या था, बैलेंस आउटस्टैंडिंग क्या था इस लोन और एडवांसेस का, और वही सेम एग्रीगेट अमाउंट और एन आउटस्टैंडिंग लोन फॉर अदर पार्टीज, अगर किसी अदर देन जॉइंट वेंचर एसोसिएट सब्सिडरी को दिया है तो उस रिस्पेक्ट में ऑडिटर चेक करेगा क्या कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ था क्या। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, लोन एडवांस गारंटी और सिक्योरिटीज की बेहाफ पे, whether the investment made, guarantees provided, security given in terms एंड कंडीशंस, यानी जो भी लोन सिक्योरिटी और एडवांसेस दिए हुए हैं कंपनी ने, इधर जो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट में, कंपनी ने लोन एडवांस सिक्योरिटीज ये दिए हैं, लोन एडवांस गारंटी ये दिए हैं उन्होंने आगे किसी पर्सन को, अब सब्सिडीज को दिए हैं या अदर देन किसी इनके अलावा, अगर अपनी कंपनीज के अलावा किसी को दिए हैं तो उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले अगर जिन्होंने दिए हैं तो उसका एग्रीगेट अमाउंट क्या था, बैलेंस आउटस्टैंडिंग क्या था। दूसरा पॉइंट है इसमें कंडीशंस, जो जिस भी कंडीशन, टर्म्स और कंडीशन पे इन्होंने ये लोन दिया है, गारंटी दी है, सिक्योरिटी दी है या इन्वेस्टमेंट दिए हैं, तो प्रेजुडिशियल टू दी कंपनीज इंटरेस्ट तो नहीं है, यानी कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है ये जो कंपनी ने जितने भी इन्वेस्टमेंट किए हैं, गारंटी दी है, सिक्योरिटी दी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो सेकंड वाला पॉइंट है वो सबके लिए अप्लाई हो गया, चाहे वो कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस ही लोन देना, गारंटी देना हो, वो भी कंपनीज इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा आप कि वो जितने भी लोन दे रही है, भले ही अपने नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस में दे रही हो, लेकिन तभी भी वो देखा जाएगा कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटीज प्रोवाइड करवा रही है किसी थर्ड पर्सन को, तो उसके खुद के कंपनी के इंटरेस्ट के प्रेजुडिशियल में यानी अपोजिट में नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इन द रिस्पेक्ट ऑफ लोन एंड एडवांसेस एंड नेचर ऑफ लोन, वेदर द शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट, यानी देखिए शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट क्या था, कब कब ड्यू हो रहा था, वो रेगुलर है कि नहीं है, यानी जो ड्यू डेट्स पे वो इंटरेस्ट और ईएमआई या इंस्टॉलमेंट जानी थी, प्रिंसिपल का अमाउंट जाना था, वो रेगुलर से पे ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब कंपनी ने दिया है तो वो इंटरेस्ट तो लेगी ना, तो वो चीज देखना पड़ेगा, ऑडिटर ये देखेगा कि क्या वो प्रॉपरली उसका लोन एंड एडवांसेस पे शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट क्या था और वो प्रॉपरली इंटरेस्ट और उसका रीपेमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, अमाउंट इज ओवर ड्यू, अगर नहीं आ रहा है तो जो अमाउंट ओवर ड्यू है, यानी आना बनता था इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का, वो नहीं आ रहा है, कब तक, मोर देन 90 डेज तक अगर नहीं आ रहा है, तो देखिएगा कि क्या मैनेजमेंट रीजनेबल स्टेप ले रही है क्या। ऑडिटर को कुछ नहीं करना, ऑडिटर को केवल देखना है कि क्या मैनेजमेंट यानी कंपनी उसको रिकवरी के लिए वरना कुछ रीजनेबल स्टेप ले रही है कि नहीं ले रही है, तो ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कंपनी ने, थर्ड नंबर वाले पॉइंट में क्या पढ़ रहे हैं हम, कि कंपनी ने कुछ लोन, कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ गारंटी, कुछ सिक्योरिटीज दी है, कैसे, इन द नेचर ऑफ लोन, यानी अपनी नेचुरल ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए कुछ एडवांस नहीं दिया है, उसने एक लोन की तरह ही ये एक्टिविटीज की है, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या क्या देखेंगे कि क्या कुछ जो भी लोन दिया गया है, सबसे पहली चीज तो क्या वो अपनी सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट को दिया है, और दूसरा अगर अदर देन इन सबको दिया है, तो क्या देखेगा ऑडिटर, एग्रीगेट अमाउंट क्या था, बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना है, पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज क्या होगी कि जितने भी गारंटी, लोन, एडवांस, सिक्योरिटीज दी गई हैं, तो क्या वो कंपनी के खुद के जो उसका इंटरेस्ट है उससे अपोजिट तो नहीं जा रहे, यानी कंपनी खुद को तो हार्म नहीं कर रही, उसको खुद को तो लॉस नहीं हो जाएगा ये लोन एडवांस देके। तीसरा, जितने भी इसके जो शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट्स आने थे, इंटरेस्ट आना था, रीपेमेंट्स आने थे, वो क्या वो रेगुलरली आ रहे हैं, अगर नहीं, नेक्स्ट पॉइंट में अगर वो ओवर ड्यू हो रहे हैं, अगर वो 90 डेज से ज्यादा ओवर ड्यू हो गए, तो क्या मैनेजमेंट ने, कंपनी ने उसको रिकवर करने के लिए, इंटरेस्ट को, प्रिंसिपल को रिकवर करने के लिए कुछ रीजनेबल स्टेप लिए हैं कि नहीं लिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए, वेदर एनी लोन एडवांस इन नेचर ऑफ लोन ग्रांटेड विच हैज बीन फॉलन ड्यू, यानी ड्यू तो हो चुका है वो, हैज बीन रीन्यूड, अब क्या हुआ, अब जैसे ड्यू, अब वो ड्यू डेट आ गई कि जिसको भी उसने लोन दिया था उसको वापस करना था लोन, लेकिन क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे वो ड्यू तो हो गया था लेकिन हैज बीन रीन्यूड, यानी वो रिन्यू कर दिया, यानी उसकी ड्यू डेट और आगे बढ़ा दी, उसके अगेंस्ट में फ्रेश लोन दे दिया, एक्सटेंड कर दी ड्यू डेट, अगर ऐसा कुछ है तो भी ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा, यानी वो पुराना लोन लेने की जगह कंपनी ने उसकी ड्यू डेट ही बढ़ा दी, उसको रिन्यू कर दिया, उसके अगेंस्ट में और फ्रेश लोन दे दिए टू सेटल दी ओवरड्यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग लोन्स, यानी जो हमें लेना बनता था पैसा उसको हमने आगे बढ़ा दी, तो वो भी ऑडिटर देखेगा। इफ सो, अगर ऐसा है तो स्पेसिफाई द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द सच ड्यूज, कितने अमाउंट, उसका अमाउंट क्या था और जिसको हमने सेटल किया है नया लोन देके, एंड द परसेंटेज, पहला तो देखना है एग्रीगेट अमाउंट देखना है आपको स्टूडेंट्स क्या था, और दूसरा परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट लोन एंड एडवांसेस इन नेचर ऑफ ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये सब देखना है। सबसे पहले तो एग्रीगेट अमाउंट कितना था और परसेंटेज कितना था उसका, टोटल लोन्स एंड एडवांस इन नेचर ऑफ लोन, यानी कितना अमाउंट था आपने जो रिन्यू, कंपनी ने जो रिन्यू किया है और रीपेमेंट के डेट पे, और दूसरा उसका परसेंटेज क्या है, परसेंटेज किससे, टू द टोटल लोन एंड एडवांसेस इन नेचर ऑफ लोन ग्रांटेड।
ठीक है। अब ये सेम ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स, जो ये ब्रैकेट वाली है कि ये जो इनका जिन कंपनीज का काम ही मेन यही है लोन देना, सिक्योरिटीज देना, गारंटी देना, तो उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इनका तो ये डेली का काम हो गया। अब देखिए लास्ट पॉइंट, लोन एंड एडवांसेस के बिहाफ पे और गारंटी सिक्योरिटीज भी हैं इसमें। वेदर द कंपनी हैज ग्रांटेड एनी लोन्स एंड एडवांसेस इज नेचर ऑफ ईदर रीपेबल ऑन डिमांड। रीपेबल ऑन डिमांड मतलब जिसका कोई ड्यू डेट नहीं है, जब मांगा तब दे दिया। repayable on demand or without specifying the terms and terms of period of repayment if so whether अगर ऐसा कुछ है जिसका कोई ड्यू डेट डिसाइडेड नहीं है, तो उसका ऑडिटर देखेगा एग्रीगेट अमाउंट क्या था, परसेंटेज ऐसे कितनी परसेंट, मतलब टोटल कितने थे हमारी लोन्स ग्रांटेड वर्सेस ऐसे जो रीपेबल ऑन डिमांड है उनकी परसेंटेज क्या है। अब ये जो रीपेबल ऑन डिमांड से किसकी बात हो रही है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, टू प्रमोटर रिलेटेड पार्टीज। अगर कंपनी ने ऑन डिमांड यानी विदाउट स्पेसिफाइंग आप जब मर्जी आप दे वापस कर देना, यानी कंपनी दे रही है ना, थर्ड पॉइंट में हम पढ़ ये रहे हैं कि कंपनी ने लोन एडवांस गारंटी या सिक्योरिटीज दी हैं, किसको दी हैं, प्रमोटर को या रिलेटेड पार्टीज को। अब उसकी ड्यू डेट ही नहीं पता है कि प्रमोटर ने लोन तो ले लिया, रिलेटेड पार्टी ने लोन तो ले लिया, लेकिन वो वापस कब करेगी उसकी कोई ड्यू डेट नहीं है, तो ऑडिटर ये देखेगा कि इफ सो स्पेसिफाई द एग्रीगेट अमाउंट क्या है और टोटल लोन से उसका परसेंटेज क्या है। ठीक है, हम एक बार वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था वो तो पढ़ा था पीपीई के रिस्पेक्ट में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के रिस्पेक्ट में, कि क्या प्रॉपर्ली रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं पीपीई का, इंटेंजिबल एसेट्स का। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है बाय द मैनेजमेंट ऑफ पीपीई हैज बीन, मतलब प्रॉपर्ली और रीजनेबल इंटरवल पे हो रहा है और कोई मटीरियल डिस्क्रिपेंसी तो नहीं हुई है, नहीं मिली है ड्यूरिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन। उसके बाद जो टाइटल डीड्स थी पीपीई की वो कंपनी के नाम पर ही है, अगर नहीं है तो प्रॉपर उसकी डिटेल्स डिस्क्लोज करनी रहेगी। और उसके बाद रीवैल्यूएशन अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का हुआ है और तो वो रजिस्टर्ड रिवैल्यूअर से ही हुआ है और उसका जो भी चेंजेस हैं 10% या उससे ज्यादा इन ईच क्लास, तो वो ऑडिटर देखेगा। और उस पीपी के रिस्पेक्ट में आखिरी पॉइंट था बेनामी ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में अगर कोई इनिशिएट हो गई है या फिर पेंडिंग है प्रोसीडिंग्स, तो वो ऑडिटर इसमें कारों में बताएगा और ये भी देखेगा कि बेनामी ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में जो शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट थी वो प्रॉपर्ली कंप्लाई हुई है कि नहीं हुई है। अब देखिए नेक्स्ट जो इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में हमने दो पॉइंट पढ़े कि सबसे पहले ऑडिटर देखिएगा कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन प्रॉपर्ली डन और उसको देखिएगा मेथड क्या था, और उसके बाद वो देखिएगा जो भी डिस्क्रिपेंसी थी है ना उसमें इन्वेंट्री के है ना फिजिकल वेरिफिकेशन में, अब वो कोई सी भी हो मटेरियल हो या नहीं हो, वो 10% या उससे ज्यादा होगी तो ऑडिटर उसको देखेगा प्रॉपर्ली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डील हुई है कि नहीं हुई है। इसके अलावा कोई वर्किंग कैपिटल की लिमिट कोई सैंक्शन हुई थी तो उस सैंक्शन लिमिट का देखेगा। और दूसरा हमारा था लोन एंड एडवांसेस जो हमने पढ़ा अभी, उसके 5 पॉइंट्स थे। अब देखिए आगे फोर्थ पॉइंट, इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन एंड एडवांसेस गारंटी सिक्योरिटी वेदर। अब ये 185 या सेम वही पॉइंट 185 या 186 के रिस्पेक्ट में है तो वो प्रॉपर्ली इस जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन ये कंप्लाई हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। अगर कंपनी ने कोई डिपॉजिट्स लिए हैं तो देखिए स्टूडेंट्स अगर डिपॉजिट्स लेते हैं तो उसके ऊपर आरबीआई की भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस लगते हैं, तो क्या वो कंपनी ने प्रॉपर्ली फॉलो किए हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी के भी होते हैं, आरबीआई के भी जो भी होते हैं ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स और उसके जो कंप्लाइंसेस होते हैं तो वो कंपनी ने फॉलो की है कि नहीं की है। नेक्स्ट देखिए वेदर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैज बीन स्पेसिफाइड भी, जो भी कंपनी अगर कोई ऐसी कंपनी का ऑडिटर ऑडिट कर रहा है जिसमें कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं उस कंपनी को, तो ऑडिटर ये देखेगा कि क्या वो, जब देखिए इसमें दो वर्ड्स हैं मेड एंड मेंटेन्स, मेंटेन तो यहाँ पे अकाउंट्स के रिस्पेक्ट में तो आ रहा है मेड, ठीक है, और रिकॉर्ड्स के रिस्पेक्ट में आ रहा है मेंटेन, तो वो प्रॉपर्ली कंपनी ने मेंटेन किए हैं कि नहीं किए हैं, और जो अकाउंट्स है वो मेड किए हैं कि नहीं किए। सेवेंथ पॉइंट है, सेवेंथ क्लॉज ऑफ कारो, वेदर द कंपनी इज रेगुलरली डिपॉजिट कर रही है कि वो अनडिस्प्यूटेड, यानी डिस्प्यूटेड नहीं है। अब ऑब्वियसली बात है जिसकी कोई ड्यू डेट आ रही है टैक्स भरने की तो वो तो भरना ही है, उसमें डिस्प्यूट किस बात का है। तो जो उसको अनडिस्प्यूटेड टैक्स ड्यू जैसे पीएफ है, ईएसआई है, टीडीएस है, जीएसटी है, तो वो सब कंपनी रेगुलरली डिपॉजिट कर रही है कि नहीं कर रही है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है द एक्सटेंट, अगर नहीं कर रही है कितने एक्सटेंट ऑफ एरियर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज एज ऑन द लास्ट डेट। अब देखिए आपको 31 मार्च पे देखना है कि वो कौन कौन से ऐसे जो अपने टैक्सेस हैं जो 6 महीने से ज्यादा ओवर ड्यू है, 31 मार्च तक देखना है स्टूडेंट्स, उसके बाद नहीं। यानी एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर कंसर्न, यानी 31 मार्च को वो 6 महीने या उससे ज्यादा के ड्यू है, तो वो ऑडिटर इसमें नोट करेगा। और दूसरा पॉइंट है, पहला तो हो गया अनडिस्प्यूटेड और दूसरा है डिस्प्यूट चल रहा है कि जो भी टैक्सेस भरने थे, डिपॉजिट करवाने थे वो हुए नहीं है, उसके अगेंस्ट में डिस्प्यूट चल रहा है, तो ऑडिटर ये देखेगा कि कितने के अमाउंट का डिस्प्यूट है और किस फोरम पे, आईटेट पे है, हाई कोर्ट लेवल पे है, किस लेवल पे जाके वो केस चल रहा है।
नेक्स्ट देखिए 7th क्लॉज क्या बोलता है, वेदर एनी ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इंपॉर्टेंट है, यानी जो ऐसी इनकम थी, जो ऐसी रेवेन्यू थी, जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं शो की हुई थी, लेकिन कंपनी ने सरेंडर कर दी, यानी सर्वे होता है, सर्च होता है, तो उस दौरान या फिर रिटर्न भरने के टाइम पे कंपनी ने अपने आप से वॉलंटरीली सरेंडर कर दी, डिस्क्लोज कर दी, किसमें, रिटर्न भरने के टाइम पर। तो ऑडिटर को ये देखना पड़ेगा वेदर दी प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम हैज बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड, यानी उसने सर्वे के टाइम पे, सर्च के टाइम पे, इनकम टैक्स रिटर्न भरने के टाइम पर कुछ इनकम जो उसकी बुक्स में नहीं थी वो उसने अपनी मर्जी से वॉलंटियरली डिस्क्लोज कर दी, तो क्या जो अमाउंट था वो प्रॉपरली बुक्स में डाल दिया गया है कि नहीं गया है, तो ये चीज आप उसमें ऑडिटर देखेगा। और उसकी प्रॉपरली अकाउंटिंग कैसे AS5 के अकॉर्डिंग होती है, तो वो उसमें ऑडिटर एक बार चेक कर लेगा, तो वो उसमें डिस्क्लोज करेगा कि ऐसा कोई ट्रांजेक्शन था तो प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। 9th point, whether the company has defaulted in repayment of loan। स्टूडेंट क्लॉज नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि कंपनी ने लोन दिया है ना। अब इसमें है 9th वाले में कि कंपनी ने लोन लिया है, अब वो रीपेमेंट में उसने डिफॉल्ट कर दिया। ये देखिएगा, इसमें है कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन द रीपेमेंट ऑफ लोन बोरोइंग, इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, इफ यस द पीरियड, यानी कितने टाइम से कंपनी ने नहीं दिया है ड्यू डेट की बात, और अमाउंट, कितने अमाउंट का उसने डिफॉल्ट किया है। ठीक है, ये चीज इसमें देखनी रहेगी। अब देखिए इसमें क्या होगा, नेचर ऑफ, किस नेचर का बोरोइंग था, किससे लिया था उसने, बैंक से लिया था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया था, गवर्नमेंट से लिया था, कितने का अमाउंट था, प्रिंसिपल कितना था, इंटरेस्ट कितना था, कितने दिनों का डिले है, तो ये सब इसमें आ जाएगा। दूसरा कि वेदर द कंपनी इज डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर, विलफुल डिफॉल्टर यानी कंपनी दे सकती थी, कैपेसिटी तो थी, उसने जानबूझ के नहीं दिया, तो अगर ऐसा कुछ उसमें डिक्लेयर, बैंक ने जिससे भी उसने लोन लिया था, क्या उसने, उस एंटिटी ने कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया है, अगर हाँ तो ऑडिटर इसमें रिपोर्ट करेगा। वेदर द टर्म्स एंड लोन्स वर अप्लाइड फॉर द पर्पस, यानी जिस पर्पस के लिए लोन लिया गया था, क्या उसी पर्पस के लिए ही यूज हुआ है, क्या अगर नहीं हुआ है तो किसी और फंड, किसी और जगह डाइवर्ट कर दिया है उस लोन को, तो ऑडिटर इसमें रिपोर्ट करेगा। वेदर द फंड्स रेज्ड फॉर शॉर्ट टर्म बेसिस हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर लॉन्ग टर्म, अगर इफ यस द नेचर, अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपने लोन लिया था लेकिन यूटिलाइज कर लिया उसको लॉन्ग टर्म यानी किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए, तो उसका नेचर क्या था, उसका अमाउंट क्या था। Next, whether the company has taken any fund from any entity person on account to meet the obligation, यानी अपनी सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर की किसी लाइबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए, है ना, इस वाली कंपनी ने जिसका ऑडिट चल रहा है उसने लोन लिया है, अगर ऐसा है तो उसकी डिटेल्स, नेचर ऑफ सच ट्रांजेक्शन, यानी कौन सी लाइबिलिटी को कंप्लाई करने के लिए उसने अपनी सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर के बिहाफ पे इस कंपनी ने लोन लिया है, तो छोटी बात तो है नहीं, इसलिए रिकॉर्डिंग होगी, रिपोर्टिंग होगी इसकी। वेदर द कंपनी हैज रेज्ड लोन ड्यूरिंग द ईयर, अपनी देखिए अपनी सिक्योरिटी, जिस अपनी, यानी जो इन्वेस्टमेंट है उसके, जो उसके शेयर्स हैं अपनी खुद की सब्सिडियरी में, जॉइंट वेंचर में, एसोसिएट कंपनी ने, तो कंपनी ने वही शेयर्स, वही इन्वेस्टमेंट प्लेज करके कुछ लोन उठाया है, अगर ऐसा है तो डिटेल्स उसकी देनी पड़ेगी। ऑल्सो रिपोर्ट इफ द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ सच लोन, यानी अपनी जो सब्सिडियरी थी, जॉइंट वेंचर था, एसोसिएट के जो शेयर थे उसको प्लेज करके उसने कुछ लोन उठाया है, वो तो उठाया है, दूसरा क्या उस लोन को भी पेमेंट करने में उसने कुछ डिफॉल्ट किया है क्या, तो ये सब इसमें चीज आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए वेदर दी मनी रेज्ड बाय वे ऑफ, सिंपल सी, ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, कुछ आईपीओ, एफपीओ इन इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये फर्दर पब्लिक ऑफर, तो इसमें स्टूडेंट्स प्रोस्पेक्टस में ही उसका पर्पस देना पड़ता है कि ये जो आप पैसा उठा रहे हो किस पर्पस के लिए, किस प्रोजेक्ट में लगाओगे, तो अगर बहुत बड़ी चीज है, आप ना पैसा उठाने से पहले ही आपको ये बताना पड़ता है, तो अगर जिस पर्पस के लिए उठाया था उसके लिए नहीं यूज हुआ वो, तो फिर ना ऑडिटर इसमें देखिएगा तो डिटेल्स विद द डिले, डिफॉल्ट या सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन, whether the money raised by IPO, FPO during the year was applied for the purpose for the whose raised, अगर नहीं हुआ उस पर्पस के लिए तो उसका डिटेल्स देंगे, और डिले यानी कितना डिले हुआ उस पर्पस में यूज करने में, और डिफॉल्ट यानी जो भी डिफॉल्ट हो गया, और अगर वो वापस सही कर दिया यानी जिस पर्पस के लिए लिया था उसमें लगा दिया उसमें थोड़ी टाइम बाद, तो वो रेक्टिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब रिपोर्ट होगा। अब इसी में सेकंड पॉइंट है वेदर दी कंपनी हैज मेड, यानी ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से, प्राइवेट प्लेसमेंट से कुछ अगर पैसा आया है तो वही सेम उसी पर्पस के लिए यूज हुआ है, द फंड रेज्ड हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस फॉर व्हिच दोज वर रेज्ड, अगर नहीं तो प्रोवाइड द डिटेल, अमाउंट इन्वॉल्व एंड नेचर एंड नॉन कंप्लेंट, सिंपल सी बात है, इस 10th वाले पॉइंट में वही है, आईपीओ, एफपीओ, प्राइवेट प्लेसमेंट में आपने जिस पर्पस के लिए पैसा उठाया था उसी के लिए यूटिलाइज किया, अगर नहीं तो उसकी डिटेल्स देनी है। 11th पॉइंट है वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी एंड ऑन दी कंपनी, अगर ऐसा कुछ फ्रॉड है तो वो ऑडिटर देखेगा,
नेचर क्या था, अमाउंट क्या था उसके लिए, और 143.12 का अगर कोई ना फ्रॉड है तो वो भी उसके अगेंस्ट में भी अगर कुछ रिपोर्टिंग हुई है, ऑडिटर को ऐसा लगा कुछ फॉर्म देख के कि रिपोर्टिंग हो चुकी है कंपनी के बिहाफ पे फ्रॉड की, या कंपनी ने उसकी रिपोर्ट की है 143.12 में, तो वो भी ऑडिटर इसमें रिपोर्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए स्टूडेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है फ्रॉड के रिस्पेक्ट में, तो 3 पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, वेदर द ऑडिटर हैज कंसीडर्ड विसिल ब्लोअर, ये विसिल ब्लोअर यानी कंपनी के किसी डायरेक्टर ने, किसी पर्सन ने यानी कुछ बताया है कि कंपनी के अंदर ये फ्रॉड चल रहा है, यानी विसिल ब्लोअर कंप्लेंट्स कहते हैं इसको। तो क्या कोई ऑडिटर के ने कंसीडर की है क्या ऐसी कोई कंप्लेंट? तो ये हो गया फ्रॉड के रिस्पेक्ट में क्लॉज नंबर 11। नेक्स्ट देखिए, अब ये निधि कंपनी के रिस्पेक्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन अगर बनना चाहे तो बन सकता है। डायरेक्ट आपको उसके प्रोविजंस देखने हैं एक बार। अगर जिस कंपनी की ऑडिट चल रही है, जिसके रिस्पेक्ट में कारों की रिक्वायरमेंट की बात हो रही है, तो वो अगर कोई निधि कंपनी है तो उसकी बात हो रही है कि नेट ओन फंड टू डिपॉजिट रेशियो जो 1:20 होता है, तो क्या वो पूरा हो रहा है क्या? वेदर निधि कंपनी इज मेंटेनिंग 10% अनएनकम्बर्ड यानी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, वो निधि कंपनी को एक डिपॉजिट मेंटेन करना पड़ता है, तो क्या वो मेंटेन हो रहा है क्या अपनी लाइबिलिटीज को मीट आउट करने के लिए? तीसरा पॉइंट निधि कंपनी के रिस्पेक्ट में है, अगर कोई डिफॉल्ट हो रहा है इंटरेस्ट डिपॉजिट के रीपेमेंट में, तो कितने टाइम पीरियड के लिए डिफॉल्ट था, अगर कोई था डिफॉल्ट तो उसका कितना टाइम पीरियड था। अब देखिए 12th वाला क्लॉज जो है, वेदर ऑल ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टी, सेक्शन 177 188 ऑफ द कंपनीज एक्ट, वो प्रॉपर्ली अगर हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा 14th नंबर, वेदर द कंपनी हैज इंटरनल यानी ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर जिस कंपनी की ऑडिट कर रहा है, तो उसके ऊपर अगर इंटरनल ऑडिट की कोई रिक्वायरमेंट है तो उसके रिस्पेक्ट में देखिए क्या ये 2 पॉइंट्स है कि अगर इंटरनल ऑडिट की सिस्टम की रिक्वायरमेंट है तो क्या वो है उधर सिस्टम, और वो सिस्टम कॉमेंसुरेट विद द साइज एंड नेचर, यानी जितने की रिक्वायरमेंट थी क्या वो उतना के ही है वो सिस्टम इंटरनल ऑडिट का। दूसरा पॉइंट, वेदर द रिपोर्ट्स ऑफ द इंटरनल ऑडिटर्स, यानी जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, यानी जो हम जिसके बिहाफ पे जो ही कारों की रिपोर्ट दे रहा है, क्या उसने इस इंटरनल ऑडिटर की कोई रिपोर्ट यूज की है क्या, उस रिस्पेक्ट में ये पॉइंट है। नेक्स्ट देखिएगा 15th, whether the company has entered into non cash transaction, सेक्शन 192 की बात हो रही है ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो अगर कुछ ऐसा है तो वो उसमें ऑडिटर रिपोर्ट करेगा, नॉन कैश ट्रांजेक्शन कुछ हुए हैं तो। अब नेक्स्ट देखिए 16th, whether the company is required टू बी रजिस्टर्ड, अब इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार तो आ चुका है एग्जाम में, आप देख सकते हैं इसको कि वेदर दी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, यानी जो एनबीएफसीज होते हैं उनको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। अगर ऐसा कुछ है उसको रिक्वायरमेंट है एनबीएफसीज वगैरह को, क्या उन्होंने रजिस्ट्रेशन ले लिया है क्या, तो वो ऑडिटर इसमें देखेगा रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट तो थी उसको, तो क्या उसने ले लिया है क्या एनबीएफसी ने। वेदर दी कंपनी हैज कंडक्टेड एनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल या हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटीज विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन, ऑब्वियसली बात है एनबीएफसी के फंक्शन करने से पहले या हाउसिंग फाइनेंस की एक्टिविटीज करने से पहले उसको सर्टिफिकेट लेना रहेगा फ्रॉम द आरबीआई, तो क्या वो कंपनी ने ले लिया है क्या। वेदर दी कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, यानी जिसका काम ये स्टूडेंट्स ये एक एनबीएफसी का टाइप होता है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी सीआईसी, तो क्या कम जो वेदर दी कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसका काम ही मेन इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो एज डिफाइंड इन द रेगुलेशंस मेड बाय यानी उस बिहाफ पे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की जो क्राइटेरिया होते हैं, तो अगर क्या वो कंटिन्यू फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है वेदर द ग्रुप हैज मोर देन वन सीआईसी और पार्ट ऑफ द ग्रुप, इफ यस इंडिकेट द नंबर ऑफ सीआईसी, यानी उस पर्टिकुलर एनबीएफसी में कितनी सीआईसीज हैं और किस ग्रुप का पार्ट है वो सब इसमें बताना पड़ेगा, अगर एक से ज्यादा सीआईसीज उस ग्रुप में है तो। ये हो गया हमारे डायरेक्ट इसमें एनबीएफसी के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट देखिए 17th क्लॉज, वेदर द कंपनी हैज इनकर्ड कैश लॉसेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। कैश लॉसेस मतलब कि जो पीएनडल के जितने भी डेबिट साइड के एक्सपेंसेस होते हैं उसमें आप डेप्रिसिएशन वापस ऐड कर लीजिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्टिविटी होता है, ट्रांजेक्शन होता है, तो जितने भी उसके अलावा कैश लॉसेस भी हो रहा है, अगर डेप्रिसिएशन वापस एड बैक करने के बाद भी कंपनी को कैश लॉस हो रहा है तो वो ऑडिटर को इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी पिछले साल में भी अगर ऐसा कुछ था तो स्टेट द अमाउंट ऑफ कैश लॉस, इसका मतलब तो यही है ना स्टूडेंट्स कि कंपनी को जितनी रेवेन्यू नहीं है उससे ज्यादा उसका खर्चा हो रहा है, डेप्रिसिएशन को वापस जोड़ भी दो तो भी वो लॉस में जा रही है, तो इसलिए ऑडिटर को इधर रिपोर्ट करना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्लॉज है वेदर देयर हैज बीन एनी रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ड्यूरिंग द ईयर, इफ सो वेदर द ऑडिटर हैज, अब ये तो आपको पता ही है, ये अपने प्रोफेशनल एथिक्स में भी आता है कि अगर कुछ आपको पिछले ऑडिटर से एनओसी लेना चाहिए और पिछला ऑडिटर ने अगर रिजाइन किया है
ड्यूरिंग द ईयर, इफ सो वेदर द ऑडिटर हैज टेकन इनटू कंसिडरेशन ऑफ इशू, यानी किस इशू पे हुआ था, ऑब्जेक्शन क्या था, कंसर्न रेज्ड बाय द आउटगोइंग ऑडिटर। ये तो बहुत बड़ी चीज है स्टूडेंट्स, इस पे आप मार्क कीजिए कि पिछला ऑडिटर जो था उसने रिजाइन कर दिया, तो जो ये वाला ऑडिटर कर रहा है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, वो तो देखेगा ना क्या ऑब्जेक्शन था, उसने क्या पॉइंट्स पे रिजाइन किया था, तो वो चीज इसमें देखी जाएगी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ऑन दी बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियो एजिंग, यानी वही गोइंग कंसर्न वाली बात है कि आप रेशियोज देख लेगा, सारी एक्टिविटीज चेक करेगा कि कोई नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, यानी ऐसी कोई सिचुएशन तो नहीं है, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन, ऐसा कोई इंडिकेशन तो नहीं है जो ऑडिटर को लगे कि इसके एंटिटी की गोइंग कंसर्न पे कोई क्वेश्चन रेज हो सकता है, तो ये वाली चीज इसमें आ जाएगी, ये ऑडिटर इसमें चेक करेगा। नेक्स्ट देखिए, वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर ऑन गोइंग, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, देखिए दो पॉइंट्स है। पहला पॉइंट तो ऑन अदर देन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, अब दूसरा है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के, यानी देखिए सीएसआर, अब देखिए समझिए, अब इसमें सीएसआर की एक्टिविटीज के लिए जिस जिस कंपनी पे भी सीएसआर की लाइबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको अपना जो सीएसआर का अमाउंट रहता है वो कुछ प्रोजेक्ट्स में लगाना होता है। ठीक है, तो इसमें पहली चीज तो हो रही है कि अदर देन ऑन गोइंग, यानी अभी कोई कंपनी का कोई भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, तो जो सीएसआर का पैसा कंपनी ने अलग से रखा हुआ है, तो कोई प्रोजेक्ट चल नहीं रहा है तो कंपनी को ट्रांसफर कर देना पड़ेगा अनस्पेंट अमाउंट टू दी स्पेसिफाइड शेड्यूल 7, यानी शेड्यूल 7 के एक फंड जो होते हैं उसमें कंपनी को जमा करवाना पड़ेगा। क्यों जमा करवाना पड़ेगा? क्योंकि अभी कोई उसका प्रोजेक्ट चल नहीं रहा है जिसमें वो सीएसआर का फंड इन्वेस्ट कर पाए। अब कब तक करवाना पड़ेगा? विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी 31 मार्च के 6 महीने के अंदर अंदर उसको वो जो सीएसआर के लिए पैसा रखा हुआ था वो शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग जो भी फंड बताए हुए हैं उसमें वो जमा करवाना पड़ेगा। अब दूसरी चीज, ठीक है कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट चालू कर दिया है, उस प्रोजेक्ट के दौरान वो चालू है, यानी बेहतर एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंट, यानी उस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है लेकिन फिर भी उस प्रोजेक्ट का कोई पैसा अनस्पेंट रह गया है। फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़ का कोई सीएसआर था, उसमें से अभी 3 करोड़ ही यूटिलाइज हुए हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में और वो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो रिमेनिंग जो 2 करोड़ होंगे वो एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर करवाना पड़ेगा, शेड्यूल 7 के फंड में नहीं करवाना है। इस सेकंड वाले केस में आपको एक स्पेशल अकाउंट में करवाना है इन कंप्लायंस विद द प्रोविजन, तो ये इसमें बात हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए 21 क्लॉज, whether there has been any qualification adverse remark respective auditors in the companies, यानी कोई भी क्वालिफिकेशन रिपोर्ट आई है, कुछ एडवर्स रिमार्क आया है क्या, तो ये सब इसमें ऑडिटर देखेगा। कुछ इफ यस इंडिकेट द डिटेल्स ऑफ द कंपनीज एंड द पैराग्राफ नंबर ऑफ द कारो रिपोर्ट कंटेनिंग द क्वालिफिकेशन, यानी किस क्लॉज पे एडवर्स रिमार्क आया है, क्वालिफिकेशन आई है, वो ऑडिटर इसमें देखेगा। अब देखिए लास्ट है कि whether in the auditor's report the answer to any of the question referred, यानी ये जो हमने कारो की रिपोर्ट पढ़ी है, इतने इसके क्लॉजेस पढ़े हैं, is unfavorable qualified, the auditor's report shall also state, यानी कारो की रिपोर्ट में अगर कुछ अनफेवरेबल क्वालिफाइड रिमार्क आया है तो ऑडिटर अपनी खुद की रिपोर्ट में भी the auditor's report shall also state the basis of such unfavorable और qualified, यानी ऑडिटर्स की रिपोर्ट में भी ये क्वालिफिकेशन और रिमार्क जाएगा अगर कारो की रिपोर्ट में ऐसा कुछ नेगेटिव मॉडिफिकेशन रिमार्क आता है तो। सेकंड पॉइंट, वेदर द ऑडिटर इज अनएबल टू एक्सप्रेस, यानी डिस्क्लेमर, कुछ एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रही है, और एनी स्पेशल मैटर इन हिज रिपोर्ट ही शैल इंडिकेट सच फैक्ट, यानी किसी इशू पे उसको इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं रही है जिसके बेसिस पे वो अपना ओपिनियन दे, तो उसके वो रीजन देगा वाई इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू गिव हिज ओपिनियन, यानी ऐसा क्या सर्कमस्टेंसेस इवेंट्स है जिसके बेसिस पे वो कुछ ओपिनियन ही नहीं दे पा रहा है, मॉडिफाइड भी नहीं अनमॉडिफाइड भी नहीं, यानी डिस्क्लेमर टाइप्स, तो उसका रीजन तो बताएगा भी ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ऐसा था। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कारो के पॉइंट्स, एक बार फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा पहला पॉइंट था पीपीई के रिस्पेक्ट में था, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के प्रॉपर रिकॉर्ड्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है, फिजिकल वेरिफिकेशन में स्टूडेंट्स मटेरियल डिस्क्रिपेंसी आपको देखना पड़ेगा, और तीसरा उसका टाइटल डीड जो है कंपनी के नाम पर ही है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसका रीजन, और फोर्थ पॉइंट पीपी के रिस्पेक्ट में जो रिवैल्यूएशन हुआ है वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से ही हुआ है, और 10% या उससे ज्यादा एग्रीगेट ईच क्लास में अगर कुछ डिफरेंस आएगा तो उसकी रिपोर्टिंग होगी। और लास्ट था पीपी के रिस्पेक्ट में जो बेनामी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड इनिशिएट हो गई है प्रोसीडिंग्स या फिर पेंडिंग है तो उसके रिस्पेक्ट में ऑडिटर इसमें डिस्क्लोज करेगा। नेक्स्ट था हमारा इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री हो गई है क्या, आप इसमें देखिए ये देखिएगा ऑडिटर कि मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया है कि इन्वेंट्री का, इसमें सेकंड पॉइंट है कि क्या उसमें कोई एनी डिस्क्रिपेंसी, पीपी के रिस्पेक्ट में था मटेरियल डिस्क्रिपेंसी, लेकिन इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में है एनी डिस्क्रिपेंसी 10% और मोर फॉर ईच क्लास, तो वो ऑडिटर देखेगा। और नेक्स्ट है जो वर्किंग कैपिटल के लिए सैंक्शन हुआ था, यहाँ पे कीवर्ड स्टूडेंट्स सैंक्शनड,
5 करोड़ से ज़्यादा का है तो वो देखेगा किसी भी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो क्वार्टरली रिटर्न से, तो क्वार्टरली रिटर्न्स जो जाते हैं बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो उससे एग्रीमेंट कर रहा है कि नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो फिगर्स बोल रहे हैं और जो क्वार्टरली रिटर्न जा रहे हैं उस सेंक्शन लिमिट के बिहाफ पे, तो वो उसमें ऑडिटर चेक करेगा। थर्ड जो पॉइंट था, कंपनी ने लोन एडवांस गारंटी सिक्योरिटीज दी हैं, तो पहली चीज तो क्या किसी सब्सिडरी जॉइंट वेंचर को दी है और उसके अलावा अगर किसी को दी है तो उसका एग्रीगेट अमाउंट आ जाएगा, बैलेंस आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, जितना भी इसने ये दिया है लोन गारंटी और सिक्योरिटीज तो दिया है, तो कंपनी के खुद के इंटरेस्ट के लिए अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है। थर्ड पॉइंट, जो कंपनी ने लोन एडवांस सिक्योरिटी गारंटी दी है तो उसका रीपेमेंट क्या था, रीपेमेंट रेगुलर है कि नहीं है, अगर नहीं है तो 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू हो गया, अगर ओवरड्यू हो गया तो क्या मैनेजमेंट रीजनेबल स्टेप कर रही है क्या उसको वापस लेने के लिए जो उसने लोन दिया था। फिफ्थ पॉइंट, वेदर दी एनी लोन एडवांस, जो ड्यू तो हो गया था लेकिन कंपनी ने पैसे लेने की बजाय वापस उसको रीन्यू कर दिया, तो ऑडिटर को वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीजें कि वापस रीन्यू क्यों हुआ, उसका अमाउंट क्या था, ये सब इसमें पॉइंट में आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए कि वेदर दी कंपनी, जो कंपनी ने लोन दिया था किसी प्रमोटर को या उसके रिलेटेड पार्टी को दिया है, तो वो विदाउट एनी डिमांड यानी रीपेबल ऑन डिमांड, यानी कोई ड्यू डेट ही नहीं है उसकी, जब आप मर्जी जब दे दो, तो ऐसा कुछ है तो ऑडिटर इसमें रिपोर्ट करेगा। फोर्थ पॉइंट कि 185 186 ऑफ कंपनीज एक्ट कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है डिपॉजिट्स के रिस्पेक्ट में आरबीआई की और एनसीएलटी की जो भी कंप्लाइंसेस है वो कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सिक्स्थ पॉइंट है कॉस्ट रिकॉर्ड के, यानी सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट, प्रॉपर रिकॉर्ड्स और जो भी रिकॉर्ड्स हैं अकाउंट्स है मेंटेन्ड है कि नहीं है। सेवेंथ पॉइंट है पहला तो है अनडिस्प्यूटेड अपने स्टेचुटरी ड्यूज थे, अनडिस्प्यूटेड जो आपने 6 महीने तक नहीं दिए। स्टूडेंट्स इधर कीवर्ड है 6 महीने, कब से देखने हैं आपको, 6 महीने कब तक देखने हैं, सबसे मेन बात तो 31 मार्च तक अगर 6 महीने हो रहे हैं तब जाके ऑडिटर रिपोर्ट करेगा इसमें। और नेक्स्ट जो है अगर डिस्प्यूटेड है और डिस्प्यूटेड वाला है तो किस लेवल पर है, किस फोरम पर, आईटीएटी में, हाई कोर्ट में है, किस लेवल पर, उसका अमाउंट क्या है डिस्प्यूट का। सेवेंथ पॉइंट है कि जो कंपनी ने सर्वे में या सर्च में कुछ डिस्क्लोज की है अपनी इनकम, तो क्या वो उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी दिखा दी है क्या। नेक्स्ट है नाइन्थ पॉइंट कि कंपनी ने, देखिए थर्ड पॉइंट था कंपनी ने लोन दिया था, नाइन्थ पॉइंट है कंपनी ने लोन लिया है और उसको वो नहीं दे पा रही है, तो कुछ डिफॉल्ट किया है क्या। और उसमें ही सेकंड है कि विलफुल डिफॉल्टर तो नहीं घोषित कर दिया जिससे भी उसने लोन लिया है, और जिस पर्पस के लिए लिया था उस पर्पस के लिए नहीं यूज करके उसने डाइवर्ट कर दिया है। इस तरीके से अगर किसी सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर की कुछ लाइबिलिटीज को पूरा करने के लिए उसने लोन लिया है, तो ये सब। और यहाँ फिर दूसरा पॉइंट है इसमें कि अब लोन लेने के लिए कंपनी ने अपनी खुद की जो उसमें सब्सिडरी में जॉइंट वेंचर में उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको ही उसने प्लेज कर दिया है और फिर भी वो लोन नहीं दे पा रही, अगर कुछ ऐसा है तो ऑडिटर इसमें रिपोर्ट करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है टेंथ पॉइंट, आईपीओ एफपीओ या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के तरह कंपनी ने पैसे लिए हैं तो क्या वो उस पर्पस के लिए कंप्लाई हुए हैं जिस पर्पस के लिए यूज हुए हैं, अगर नहीं हुए हैं तो उसका पूरा अमाउंट उसमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, रिपोर्ट में देना पड़ेगा। 11th पॉइंट है वेदर कुछ फ्रॉड कंपनी ने किया है या कंपनी पर हुआ है तो उसकी रिपोर्टिंग होगी, है ना, कुछ नोटिस हुए हैं, कुछ रिपोर्टिंग हुई है तो वो उसमें रिपोर्ट में जाएंगे, कारो की रिपोर्ट में 143/12 के कुछ अगर केसेस हैं तो वो जाएंगे। इसके अलावा विसिल ब्लोवर्स की कंप्लेंट, यानी कंपनी के ही किसी पर्सन ने ना कुछ रिपोर्ट की है कि कंपनी के अंदर फ्रॉड चल रहा है तो वो विसिल ब्लोअर कंप्लेंट्स आती है तो वो अगर हो गई है क्या। निधि कंपनी के रिस्पेक्ट में 3 पॉइंट्स स्टूडेंट की नेट ओन फंड टू डिपॉजिट रेशियो 1:20, और उसके अलावा अनएनकम्पर्ड उसको जो डिपॉजिट रखने पड़ते हैं वो 10% प्रॉपर है कि नहीं है, डिफॉल्ट तो कुछ नहीं हो रहा इंटरेस्ट में डिपॉजिट में। उसके अलावा जो है ना अपना पॉइंट 13 वाला वो है कि अपने 177 और 188 में जो रिलेटेड पार्टी की ट्रांजेक्शन उस अकॉर्डिंग सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डिटेल्स डिस्क्लोज हो रही हैं। इसके अलावा इंटरनल ऑडिट जो 14th है, इंटरनल ऑडिट का सिस्टम होना चाहिए तो प्रॉपरली जिस हिसाब से होना चाहिए वैसा है क्या, और जो स्टेचुटरी ऑडिटर है उसने कुछ रिपोर्ट यूज की है कि अपने इंटरनल ऑडिटर की। ठीक है, 15th पॉइंट है नॉन कैश ट्रांजेक्शन 192 ऑफ द कंपनीज एक्ट। उसके नेक्स्ट जो है अपने एनबीएफसी के रिगार्ड में 4 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, 145 IA में रजिस्ट्रेशन ले लिया है कि नहीं लिया है। उसके अलावा कैश लॉसेस अगर कुछ हुए हैं वो बता दिया मैंने आपको गोइंग कंसर्न का देखने के लिए, है ना। ये हो गया अपना 17th नंबर का क्लॉज। 18th नंबर का क्लॉज कि अगर पिछले ऑडिटर ने रेजिग्नेशन दिया है तो उसका रीजन क्या है, ये बहुत बड़ी चीज है स्टूडेंट्स। 18 नंबर का क्लॉज, अगर पिछले ऑडिटर ने रिजाइन किया है तो उसका रीजन वो देखेगा किस बेसिस पे उसने रिजाइन किया है। 19th क्लॉज हो गया स्टूडेंट्स कि जो भी गोइंग कंसर्न के लिए SA 570 कुछ ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस कुछ इंडिकेशन तो नहीं है जो कंपनी के गोइंग कंसर्न को इफेक्ट कर रहे हैं, तो वो ऑडिटर देखेगा। 28th पॉइंट कि जो CSR के 2 पॉइंट्स है स्टूडेंट्स इसमें
कि एक तो जो अदर दिन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पे जो सीएसआर का अमाउंट है तो वो शेड्यूल 7 की फंड में चला जाएगा, और जो प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है उसका जो अनस्पेंट अमाउंट है वो एक स्पेशल फंड में चला जाएगा। इसके 2 पॉइंट थे। इसके अलावा हमारा लास्ट का पॉइंट है जो 21st क्लॉज है, वो है क्वालिफिकेशन, कुछ एडवर्स रिमार्क है तो उसके ऊपर भी ऑडिटर इसमें रिपोर्टिंग करेगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा कारो का पूरा डिटेल्ड में रिवीजन। तो थैंक यू।